हेलो दोस्तों। वायरसों को जानना चाहते हैं तो पहले एक सवाल पर गौर करना दिलचस्प होगा। वायरस सजीव है या निर्जीव? क्या कहा आपने, सजीव या निर्जीव? असल में ये थोड़ा उलझन भरा सवाल है। आप देख रहे हैं नॉलेज अनलिमिटेड हिंदी। वायरस खुद कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं, यहां तक कि नए वायरसों को जन्म देने में भी। उन्हें कुछ करने या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी दूसरे जीवित माध्यम या कोशिका की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें निर्जीव माना जा सकता है। जीवन की पारंपरिक परिभाषा के लिहाज से भी हर सजीव के शरीर की संरचना कोशिकाओं के जरिए होती है, लेकिन वायरसों में कोशिकाएं नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे? वायरस निर्जीव है। बहरहाल, चूंकि उनमें ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो जीवित प्राणियों या रचनाओं में होते हैं, जैसे कि डीएनए या आरएनए, इसलिए आप उन्हें बहुत सीमित अर्थों में सजीव भी मान सकते हैं, लेकिन व्यापक मान्यता यही है कि वे निर्जीव हैं। दूसरी तरफ बैक्टीरिया और फंगस कोशिका से बने होते हैं और इसीलिए वे सजीव हैं। क्या आपने कोशिकाओं के बारे में 3 सिद्धांत सुने हैं? पहला सिद्धांत है, कोशिका सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा सिद्धांत है, सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। और तीसरा सिद्धांत है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही आती हैं। लेकिन वायरस पर ये तीनों सिद्धांत लागू नहीं होते, कोरोना वायरस पर भी नहीं। चूंकि एंटीबायोटिक दवाएं कोशिकाओं पर काम करती हैं, इसलिए वे वायरस के मामले में नाकाम हैं। हालांकि वे बैक्टीरिया और फंगस का बखूबी इलाज कर सकती हैं। तो फिर वायरस होते कैसे हैं? आइए जानते हैं। पहली बात, वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं। वैसे सूक्ष्म तो कोशिका भी होती है, लेकिन वायरस कोशिका के आकार से भी बहुत छोटे होते हैं। उनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। बैक्टीरिया में कोशिका होती है, इसलिए वे बड़े होते हैं। दोनों के आकार में कितना फर्क होता है? एक उदाहरण देखिए। खसरे के वायरस का व्यास 220 नैनोमीटर्स होता है, जो कि ई कोली नामक बैक्टीरिया के आकार का 8वां हिस्सा ही होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस का वायरस और भी सूक्ष्म होता है। उसका आकार ई कोली बैक्टीरिया के 40वें हिस्से के बराबर होगा। इनके इतने सूक्ष्म आकार की वजह से ही सन 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने से पहले इनको देखा नहीं जा सका था। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। सन 1992 में कुछ खास किस्म के वायरसों का पता चला, जिन्हें बाद में मैमा वायरस और मेगा वायरस कहा गया। इनका आकार 750 नैनोमीटर तक था, यानी सामान्य वायरसों की तुलना में 3-4 गुना तक बड़े। जाहिर है कि अलग अलग वायरस का आकार, रंग रूप और बनावट भी अलग अलग होता है। हालांकि इनमें कोशिकाएं नहीं होती, लेकिन किसी न किसी तरह की आनुवंशिक सामग्री या जेनेटिक मटेरियल जरूर होता है। यह सामग्री डीएनए या आरएनए के रूप में हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं, बल्कि इनमें से कोई एक। वायरस का बाहरी हिस्सा प्रोटीन के आवरण से ढका होता है, जो भीतर मौजूद डीएनए या आरएनए को सुरक्षित रखता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई दवा वायरस के प्रोटीन के साथ रासायनिक क्रिया कर लेती है, तो इससे वायरस नष्ट हो जाता है। अब वायरस जिंदा प्राणियों के शरीर में पहुंचते कैसे हैं? यह कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। शरीर के जिन हिस्सों के जरिए बाहरी चीजों से हमारा संपर्क होता है, हमारे शरीर के वही हिस्से वायरसों को भीतर ले आने का माध्यम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर सांस के जरिए, मुंह के जरिए, खुले घावों के जरिए, यौन क्रिया के जरिए, किसी दूसरे व्यक्ति के खून से, या फिर किसी जानवर या कीट के द्वारा काट लिए जाने से। और वो जानवर या कीट हो सकता है कि पहले से किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो। कुछ वायरस हमारी कोशिकाओं के भीतर घुस जाते हैं, तो कुछ इनके साथ चिपक जाते हैं। कुछ के शरीर के बाहरी हिस्से में कुछ खास किस्म की संरचनाएं भी होती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस का आकार किसी ताज जैसा है, जिसके चारों तरफ हुक या कांटे जैसी आकृतियां निकली हुई होती हैं। ये आकृतियां इंसान के शरीर की कोशिकाओं के साथ संपर्क कर लेती हैं और उनके साथ जुड़ जाती हैं। वे अपने डीएनए या आरएनए को हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती हैं। कोशिकाओं के संपर्क में आकर ये वायरस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के भीतर वो सारी सामग्री होती है जो उनको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए चाहिए। फिर ये कोशिकाएं भले ही इंसान की हों, किसी जानवर की हों, कीट पतंगे की हों, या फिर बैक्टीरिया की ही क्यों न हो। लगे हाथ बता दें कि ऐसे भी वायरस होते हैं जो खुद बैक्टीरिया पर हमला कर देते हैं तथा उनके शरीर में ही बढ़ने लगते हैं। इन्हें बैक्टीरिया फेज कहा जाता है।
किसी दूसरे प्राणी के शरीर में जाने के बाद वायरसों के लक्षण दिखाई देने में जितना समय लगता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। कोरोना वायरस के मामले में यह 2 से 24 दिन का माना जाता है। हालांकि सामान्य सर्दी जुकाम के वायरस में यही अवधि 1 से 3 दिन है और रेबीज में 1 से 3 महीने। एचआईवी के वायरस में यही अवधि 1 हफ्ते से लेकर 3 महीने के बीच होती है। अब अंतिम बात, वायरस हमारे शरीर में आने के बाद अपनी आनुवंशिक संरचना को बदल भी सकते हैं। कई बार उनके 2 डीएनए या आरएनए जो विभाजित हो चुके हों आपस में जुड़कर नई किस्म की संरचना को जन्म दे देते हैं। इसे म्यूटेशन कहा जाता है। ऐसे में उनके इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं बेअसर हो जाती हैं और तब नए सिरे से दवाएं विकसित करने की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज अनलिमिटेड हिंदी में हम आपके लिए हर बार लाते हैं ऐसी जानकारी जो उपयोगी भी है और दिलचस्प भी, जो रोमांचक भी है और ज्ञानवर्धक भी। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। धन्यवाद।